जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आप लोग आज फिर हमारे साथ बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट लगाइए। और दोस्तों आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिस सेट में रहिए और फुल तैयारी में रहिए, क्योंकि इस बार बहुत अच्छा मौका है। बिहार सरकार के द्वारा बहुत सी रिक्तियां और आ रही है ग्रुप डी से संबंधित, जैसा कि नोटिफिकेशन भी आ चुका है। उम्मीद है कि नवंबर लास्ट या दिसंबर तक ग्रुप डी से संबंधित रिक्तियां भी आ जाएगी। इसलिए आप लोग फुल प्रिपेयर में रहिए और जो है तैयारी में लगे रहिए, तभी जो है सफलता मिल सकती है। त- सफलता एक दिन की नहीं होती है, बहुत दिनों की तैयारी और बहुत कठिन परिश्रम से आती है। इसलिए इस बार चूकिए नहीं, इस बार अच्छा मौका है और जो है कहीं ना कहीं सिलेक्शन लीजिए, ये हमारी शुभकामना है। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट की ओर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर होगी। यहाँ पे ऐसा जब क्वेश्चन रहे दुगनी तिगुनी चार चार गुनी होने के लिए या और कुछ भी, है ना, जितना भी वो धन दुगना हो और ये साधारण ब्याज पे है तो इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या कह रहा है, 12 वर्ष में दुगनी, है ना, दो गुना कह रहा है। तो इसमें दो गुनी कह रहा है तो उसमें एक कम करके लिख दीजिए। ठीक है, दुगनी है यहाँ पे तो दो में से एक कम कर देंगे तो एक बचेगा मेरे पास। और क्या है, 12 वर्ष टाइम को नीचे रख दीजिए, गुना 100 से कर दीजिए। ठीक है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। चार तिया 12, चार पच्चीस 100, अर्थात 25/3, अर्थात तीनों अठी 24, एक 25, 8 पूर्णांक 1/3। यहाँ पे क्या है 8.33, अर्थात इसी का मान 8.3%। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन जाएगा सी। बस इस तरह से यहाँ पे करना है। अगर टाइम दिया हुआ रहे तो नीचे टाइम आएगा तो रेट निकलेगा हमारा। अगर रेट दिया हुआ रहे तो यहाँ पे रेट रख दीजिए तो हमारा क्या है, टाइम निकल जाएगा। बस और कुछ नहीं करना, जितना गुना कहे उसमें एक कम करके टाइम या रेट जो भी रहे यहाँ पे रख दीजिए और गुना हमेशा 100 से कर दीजिए। बस ये हमारा जो है रिजल्ट आ जाएगा। जो भी टाइम रहेगा तो रेट और रेट रहेगा तो टाइम। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने माल को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक पर अंकित करता है, किंतु बिक्री के समय 10% की छूट देता है, उसका लाभ है। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें करना क्या है, तो क्रय मूल्य से 30% अधिक पर अंकित करता है तो उसका क्रय मूल्य सपोज दैट 100 है, तो वो मार्क प्राइस क्या लगाएगा, जो है 30% अधिक, है ना, 30% बढ़ा के लगाएगा तो वो 130 रुपया मार्क प्राइस लगा देगा। ठीक है, 130 रुपया वो मार्क प्राइस लगाएगा, एमपी उसका 130 रुपया हो जाएगा, है ना। अब क्या करेगा, इस पे 10% का छूट दे देगा, यानी कि 10% का डिस्काउंट दे देगा, -10। तो 130 का 10% अगर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 रुपया आ जाएगा। तो 130 रुपये में 13 रुपया घटा दीजिए तो हमारा जो है माल वो बिका कितने पर, 117 रुपये में। अब यहाँ से आप खरीदे थे कितना में, 100 रुपये में, और बेचे हम कितना में, जो है 117 रुपये में, अर्थात 17 रुपया का हमको जो है लाभ हुआ। और परसेंट लाभ तो वही 100 रुपया चूंकि क्रय मूल्य है तो जो हमारा लाभ निकला वही हमारा परसेंट लाभ होगा, 17% का हमारा लाभ हो जाएगा। ऑप्शन डी, डी फॉर डाउट क्लियर। चलिए ये समझ गए होंगे, ये हमारा 17% का लाभ हो गया। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ते रहे, कार्य कितने समय में पूरा हुआ होगा। ये आपका टाइम एंड वर्क, समय और काम से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें क्या है, देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम बराबर बता रहे हैं कि समय और काम में एक ही कॉन्सेप्ट चलता है, और वो कॉन्सेप्ट है इफिशियंट इफिशियंसी इनटू टाइम बराबर वर्क। समय और काम बराबर, सॉरी, समय और क्षमता का मल्टीपुल जो है काम के बराबर होता है। इसी पे सभी जो है बनना है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखिए कि हमारा काम क्या है। हमेशा जो है ये दिमाग लगाइए, काम करवाना क्या है या काम करना क्या है। ये चीजें आप जब तक नहीं ट्रेस करेंगे तब तक क्वेश्चन को आगे लेकर के आप बढ़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन में हमेशा दिमाग लगाइए कि काम हमारा क्या है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, 40 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, है ना। तो 40 आदमी 40 दिन में काम कर रहा है, तो इसका मतलब है पूरा काम हमारा क्या है, 40 × 40 बराबर 1600। काम हमारा, ये वर्क हमारा जो है 1600 है। ठीक है,
अब कहता है कि एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ते रहे। यानी हर 10 दिन में क्या है, आपको 5 आदमी को जो है छांटना है। इस तरह से हम उसको समझते हैं, है ना। तो काम आरंभ किया, और हर 10 दिन में क्या करेगा, हर 10 दिन में 5 आदमी को छांटेगा। तो पहला 10 दिन में हमारा काम क्या होगा, 40 आदमी काम करेगा पहला 10 दिन में, ठीक है। तो ये हमारा काम हो जाएगा 400। फिर अगले 10 दिन में क्या होगा, तो अगले 10 दिन में 5 आदमी छांट देंगे तो 40 माइनस 5 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमारे पास 35 आदमी अगले 10 दिन के लिए काम करने के लिए रहेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 350। इसी तरह से फिर आगे चलेंगे तो हमारे पास बच जाएगा कितना, 30 आदमी रखना है हमको अगले 10 दिन के लिए। तो ये हमारा काम होगा 300। फिर इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो 25 आदमी रखेंगे 10 दिन के लिए, तो 250, है ना। अब फिर इसी तरह से आगे रखेंगे तो 20 आदमी अगले 10 दिन के लिए। अब यहाँ पे ये भी देखना है कि हमारे पास 1600 ही काम है। तो काम हमको ये भी देखना है कि मेरा काम कितना हो गया है। तो 4 3 7 3 10 2 12 1 13, 1300 काम हुआ है। तो अभी और आगे काम हो सकता है, तो 20 है 200, 13 2 1500 काम हमारा हो चुका है ना। मतलब इस तरह से 40 आदमी 10 दिन में, 35 आदमी 10 दिन में, 30 आदमी 10 दिन में, 25 आदमी 10 दिन में, 20 आदमी 10 दिन में। तो इस तरह से हमारा टोटल काम 1500 काम हो चुका है। अब जो हमारे पास काम क्या बच जा रहा है, तो 1500 अगर माइनस यहाँ पे कर देंगे तो हमारे पास 100 काम ही मात्र बच रहा है अगले 10 दिन में जो भी काम होना है। तो अगले 10 दिन में 15 व्यक्ति अगर आएगा हमारे पास, तो काम क्या करेगा, 150 काम करेगा वो, अगर 10 दिन तक कराएंगे तब। लेकिन काम मेरे पास बचा हुआ है 100 काम ही करना है। तो इसलिए हम जो है 10 दिन उस व्यक्ति से नहीं करवा सकते हैं। तो चूंकि हमारे पास क्या है, अगले 10 दिन में 15 व्यक्ति काम करेगा और काम मेरे पास 100 है, इसलिए डेज क्या हो जाएगा, 15 से भाग दे देंगे, ये हमारा डेज निकल जाएगा, है ना, अगले 10 दिन के अंतर्गत में। तो हमारा क्या होगा, 5 तिया 15, 5 20 100, 3 छक 18 और 2 20, अर्थात 6.2/3 दिन में जो है हमारा 15 व्यक्ति जो है काम 100 जो बचा हुआ था वो कर देगा, ठीक है। अगर 10 दिन तक वो 15 व्यक्ति रहता तो 150 काम करता, लेकिन 150 काम अपने पास है नहीं, काम हमारा 100 ही है। इसलिए 6.2/3 दिन में अगले जो है 100 काम 15 व्यक्ति कर देगा। अब इधर देखिए कि कितना दिन हमारा जो है 1500 काम जो हुआ था कितना दिन लगा, तो 30 20 50 दिन इधर लगा, है ना, 50 दिन इधर लगा और 6.2/3 दिन इधर लगा। तो ये दोनों को जोड़ दीजिए आपस में, तो क्या हो जाएगा हमारा 50 दिन और प्लस 6.2/3 दिन, अर्थात 56.2/3 दिन में जो है वो काम हमारा 1600 जो था ये काम, ये हमारा समाप्त हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन जाएगा ए, 56.2/3 दिन। तो चीजें जब तक आप जो है सॉर्ट आउट नहीं कीजिएगा तब तक आपको आगे लेकर के क्वेश्चन नहीं बढ़ने में बनेगा। तो इस तरह से टाइम एंड वर्क में हमेशा ध्यान रखिए कि काम हमारा क्या है, ये चीजें आप देखेंगे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यदि समान योग्यताओं वाले दो व्यक्ति दो कर्तव्यों को 2 दिन में संपन्न करें तो समान योग्यताओं वाले 100 व्यक्ति उसी प्रकार के 100 कर्तव्यों को संपन्न करने में कितने समय लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये भी टाइम एंड वर्क का ही जो है हिसाब है। तो क्या है, इसको एमडीएच पे आप बना दीजिए, एमडीएच मैन डे आवर बटे वर्क, इस पे इसको बना देंगे। तो करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे सबसे पहले वही बात बोल चुके हैं कि काम को ट्रेस करना है, काम हमारा क्या है। तो काम क्या है, यहाँ 2 व्यक्ति 2 कर्तव्य, है ना, 2 कर्तव्य। कर्तव्य मीन्स क्या हो गया, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रिस्पॉन्स मतलब वही वर्क होता है ना। 2 कर्तव्यों को 2 दिन में संपन्न करते हैं। तो यहाँ पे लिखिए 2 व्यक्ति 2 दिन में 2 कर्तव्य 2 वर्क किया, तो समान योग्यताओं वाले 100 व्यक्ति क्या है, उसी प्रकार के 100 कर्तव्यों को कितने दिन में संपन्न करेंगे, है ना, कितने दिन में संपन्न करेंगे। बस हो गया, आपका हिसाब बन चुका है। 2 व्यक्ति 2 दिन में 2 कर्तव्यों को करते हैं, तो उसी प्रकार के कर्तव्यों को 100 व्यक्ति 100 कर्तव्यों को जो है कितने दिन में करेंगे, वहां डे लग गया। तो यहां से यहां ये खत्म हो गया, ये 2 से 2 खत्म हो गया, इसलिए आपका डी का मान जो है दिन जो निकल के आया 2 दिन। तो इस तरह से आपका ऑप्शन जाएगा डी, डी फॉर डाउट क्लियर। आप चीजें को समझ रहे होंगे, अगर समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। चलिए आगे के क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ने पर आवृत क्षेत्र का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसी तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यहाँ पे है क्या,
एक तार है इस तरह का बना हुआ है ना। ये क्या है, जो है आपका वर्ग के आकार का बना हुआ है, ठीक है। और इसी का क्षेत्रफल जो है हमारे पास दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल हमारा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल है। तो इस तार जो है इसी तरह से आपका मुड़ा हुआ है, इस तरह से ऐसे चौकोर बना हुआ है, यानी वर्ग के आकार का बना हुआ है। तो क्षेत्रफल अगर दिया हुआ है वर्ग का, तो एक भुजा हम निकाल सकते हैं। तो भुजा बराबर क्या होगा, रूट अंडर क्षेत्रफल। भुजा बराबर हो जाएगा रूट अंडर क्षेत्रफल, यानी 121, यानी इसका मतलब हुआ 11 सेंटीमीटर इसका भुजा है ना। 11 सेंटीमीटर ये होगा, तो 11 सेंटीमीटर ये भी होगा, 11 सेंटीमीटर ये भी होगा, 11 ये भी होगा, ठीक है। इस तरह से चारों भुजा इसका। तो हम जो है तार की जो है लंबाई इस तरह से निकाल सकते हैं। तो तार की लंबाई यानी कि क्या होगा, इसका परिमिति, है ना। परिमिति निकाल लें, तो परिमिति बराबर 4 गुने भुजा होता है, यानी 11 चौक 44 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो है इसी तार को क्या कह रहा है, उसी तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाए, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त बना देंगे। अब इसी को जो है हम क्या करते हैं, इस तरह से वृत्त बना दिए। और वृत्त बनाने के बाद जो है हमारे पास जो है वृत्त वृत्त का ये 44 सेंटीमीटर तार, इसी को घुरा करके वृत्त बना दिए। चौकोर में था, यहाँ पे घुरा करके जो है वृत्त में बना दिए। तो इस तरह से ये 44 सेंटीमीटर क्या निकल गया, इसका वृत्त का परिधि, है ना। परिधि बराबर 44 सेंटीमीटर, ठीक है। परिधि बराबर हो गया आपका 44 सेंटीमीटर। और परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है। तो यहाँ 44 बराबर 2 गुने 22/7, अर्थात आर का मान आपके पास निकल के आया 7। तो पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, आपका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, अर्थात पाई का मान 22/7 और आर का मान 7 गुने 7। एक 7 से 7 खत्म हो गया, ये 7 दूना 14 और एक 15, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात जो है वृत्त का जो क्षेत्रफल आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सी फॉर चैलेंज फॉर यू, ठीक है। ये चीजें आप समझ गए होंगे आसानी से, इसमें कुछ है नहीं, वही एक चीज को जो है चारों बगल से घुरा दिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 1-1/2, 1-1/3 इंटू 1-1/4, इस तरह से यहाँ तक जा रहा है। तो ये जो है नंबर सिस्टम का जो है सीरीज का हिसाब है, और ऐसा सीरीज आए तो घबराना नहीं है, इसको आप आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कुछ इसमें चीजें है नहीं, क्या है, इस जो ब्रैकेट के अंदर है इसका क्रिया पहले कर दीजिए। तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1, 1/2, ठीक है। 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 1/3 गुना में। इसी तरह से 4 में से 1 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 3/4। इसी तरह से चलता जाएगा। तो यहाँ पे देखिए n-1 और -1, n-1 अब बट्टे क्या हो जाएगा, n-1, है ना। ये हो जाएगा। तो -1 जुट करके ये हमारा क्या हो जाएगा, जो है यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं n-2/n-1, इस तरह से होगा। और गुना में फिर क्या होगा, n-1/n, यही होगा। आगे मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको अगर नजर आ रहा होगा तो क्या आ रहा है, देखिए यहाँ से ये यहाँ पे सॉरी 3 में से 1 जाएगा, यहाँ पे 2 बचे, 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। अब देखिए 2 से यहाँ पे क्या है, 2 खत्म हो रहा है, 3 से 3 खत्म हो रहा है, और इसी तरह से 4 से 4, 2 से 2, देखिए नीचे वाला पद ऊपर से कट रहा है इसका, और फिर इसका नीचे इसका ऊपर कटेगा, इसका नीचे आगे का ऊपर कटेगा। तो यहाँ भी कोई नीचे पद आएगा जो n-2 को खत्म करेगा, और फिर n-1, और देखिए n-1 से ये खत्म हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप देखेंगे तो क्या समझ में आया कि हर कोई एक दूसरे से कट रहा है, लेकिन इसका ऊपर वाला पद बच रहा है और इसका नीचे वाला पद बच रहा है। तो अर्थात आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/n। इस तरह से आपका ऑप्शन जो जाएगा डी फॉर डाउट क्लियर। चीजें आप करेंगे, इसीलिए अभ्यास करना बहुत जरूरी है। जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तो सोचेंगे कि ये कैसे बनेगा। बनना बहुत आसानी से है, लेकिन अभ्यास में रहेंगे तब आपको चीजें समझ में आएगा कि कैसे बना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है। 4 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 9:7 हो जाएगा। अगर इनके विवाह के समय का अनुपात 5:3 था तो कितने वर्ष पूर्व इनका विवाह हुआ था। ये एज से संबंधित क्वेश्चन है, आयु से संबंधित क्वेश्चन है। इसको भी हम लोग लॉजिक पे देखिए कैसे बनाते हैं। तो क्या कर रहा है, उसकी पत्नी की आयु का व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की आयु का अनुपात
हमेशा वर्तमान को ढूंढिए, एज में हमेशा वर्तमान को ढूंढिए। तो 4:3 क्या है, ये वर्तमान एज है, ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब 4 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 9:7 हो जाएगा। तो 4 वर्ष के बाद, है ना, आफ्टर 4 ईयर ये क्या हो जाएगा, 9:7। अब जो है इनके विवाह के समय अनुपात 5:3 था। तो विवाह यानी पहले विवाह हुआ होगा, है ना, कभी भी विवाह हुआ होगा, और 5:3 था, ठीक है। और इसी चीज को पूछा जा रहा है, तो कितने वर्ष पूर्व उनका विवाह हुआ था। तो प्रेजेंट में आयु 4:3, 4 साल के बाद अनुपात 9:7, तो जो है कितने वर्ष पहले अनुपात 5:3, यही पता लगाना है। तो देखिए इसमें एज में सबसे एक जो मेन चीजें होती है उसको याद रखिए। तो क्या कोई भी व्यक्ति जब प्रेजेंट में जितना छोटा बड़ा होता है, या जन्म के समय जितना छोटा बड़ा होता है, वो उतना ही छोटा बड़ा 10 वर्ष के बाद, 50 वर्ष के बाद, या 10 वर्ष के पहले, 50 वर्ष के पहले, या कभी भी उतना ही छोटा बड़ा होता है, उसमें डिफरेंट नहीं होता है। यानी कोई भी व्यक्ति 5 वर्ष का छोटा बड़ा है तो वो हमेशा 5 वर्ष का ही छोटा बड़ा रहेगा, उसकी एज घटे या बढ़े उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे तो रेशियो जब दिया हुआ है, तो उस रेशियो में वही चीज हम लोग पता लगाएंगे कि जो है रेशियो का जो डिफरेंट है वो समान है कि नहीं। यानी कि उसके एज में जब जो है छोटा बड़ा समान होता है, तो रेशियो में भी जो है छोटा बड़ा समान होना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 4 और 3 में से घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा, 5 में से 3 घटेगा तो 2 आएगा, और 9 में से 7 घटेगा तो 2 आएगा। तो देखिए ये दोनों रेशियो तो समान है, 2 वर्ष का डिफरेंट दिखा रहा है, लेकिन ये क्या दिखा रहा है, 1 वर्ष का डिफरेंट दिखा रहा है, यानी 1 इकाई का डिफरेंट दिखा रहा है, ये 2 इकाई का, ये 2 इकाई का। तो ये दोनों तो ठीक है, लेकिन ये गड़बड़ है। तो इस गड़बड़ को हम लोग सही करने के लिए ये तीनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद एक यहाँ 1 से गुना हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 से गुना, और यहाँ 1 से। चूंकि इसको भी 2 बनाना है, इसको 2 बनाना है, तो 1 से गुना, और इसको 2 बनाने के लिए 2 से गुना, और इसको 2 बनाने के लिए 1 से गुना। अब जो है हमारा रेशियो निकल के जो आया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा कितना, 1 से गुना कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा 1 से गुना हो रहा है, ध्यान दीजिएगा ये चीजें को, ठीक है। और ये हमारा क्या हो रहा है, 2 से गुना, और ये हमारा 2 से गुना, और ये हमारा 1 से, और ये हमारा 1 से। तो ये हमारा रेशियो आ गया 5:3। और ये हमारा क्या होगा, 4×2=8, और 3×2=6, और ये हमारा हो गया 9:7। अब देखेंगे तो डिफरेंट हमारा सभी तीनों रेशियो का समान हो गया। 5 में से 3 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 9 में से 7 गया 2। अब चीजें हमको जो है ये सही हो गया, ठीक है। अब चलिए, अब कहता है वर्तमान से 4 वर्ष के बाद जो है क्या है, रेशियो 9:7 हो जा रहा है। तो वर्तमान में रेशियो आप देखें तो क्या है, 8 और ये 6। तो वर्तमान से आफ्टर में आने के बाद क्या होता है, आयु बढ़ता है, तो इस तरह से रेशियो भी बढ़ेगा। तो रेशियो भी देखिए बढ़ रहा है। 8 में कितना जोड़ दे रहे हैं, 1 जोड़ दे रहे हैं तो 9 हो जा रहा है, यहाँ भी 1 जोड़ दे रहे हैं तो 7 हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारा रेशियो 1 का मान कितना है, 4, है ना। रेशियो 1 बढ़ा तो वास्तव में उम्र बढ़ा कितना, 4, तो इसलिए रेशियो 1 का मान 4। इसलिए यहाँ पे अब जो है रेशियो 1 का मान हमारे पास आ गया। तो इस तरह से सभी का एज अब सभी जगह हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इसको 4 से गुना कर देंगे, और इसको 4 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा एज क्या निकल के आएगा, 36 वर्ष और 28 वर्ष, ठीक है। अब यही 4 का डिफरेंट हमेशा रहेगा, तो यहाँ इसका एज निकल जाएगा 32 वर्ष और 24 वर्ष, और यहाँ एज क्या निकल जाएगा, 20 वर्ष, और ये निकल जाएगा 12 वर्ष। अब ध्यान दीजिए, देखिए अब जो है रेशियो से हम सभी का एज निकाले, लेकिन यहाँ से आप जो है इसको देख भी सकते हैं। तो क्या देखेंगे, तो अब देखिए 36 वर्ष जो है 4 वर्ष के बाद था, लेकिन 4 वर्ष के पूर्व अगर जाएंगे तो हमारा एज क्या हो जा रहा है, घट जाएगा, है ना। 4 वर्ष पहले जाएंगे, 36 से जो है हम क्या है वर्तमान में जा रहे हैं, तो 4 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो घटने के बाद देखिए 32 आ रहा है, ये भी घट जाएगा 4 वर्ष, तो ये भी हमारा 24 आ रहा है। तो इस तरह से चीजें हमारा स्पष्ट हो गया, है ना। तो इस तरह से अब यहाँ से देखिए ये फिर वर्तमान से पूर्व में जा रहे हैं, तो वर्तमान से पूर्व में जाने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा ये 12 वर्ष का कम हो रहा है, और ये भी 12 वर्ष कम हो रहा है, अर्थात उसकी शादी 12 वर्ष पहले हुई थी। इस तरह से ऑप्शन आपका सी हुआ, सी फॉर कॉन्सेप्ट क्लियर, है ना। आप चीजें समझ गए होंगे आसानी से, इसमें कुछ है नहीं, बस रेशियो का डिफरेंट आपको समान करना है, उसके बाद चीजें आसानी से निकल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन में क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसा सिंप्लीफिकेशन जब भी आए तो ये कोई भी अलजेब्रिक फॉर्मूला पे ही होता है। यहाँ पे ए इसके बराबर ए मान ले, है ना, और इसके बराबर ए मान ले, और इसके बराबर बी मान ले, तो क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू, ये आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए ए गुने ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये ए गुने बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा हमको समझ में आ रहा है क्या बन रहा है, ये ए क्यू
प्लस बी क्यू ए गुने ए स्क्वायर, और साइन यहाँ पे माइनस है तो माइनस ए बी है ना, और यहाँ प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से चीजें आपके पास निकल के क्या आया। अगर ये फॉर्मूला अलजेब्रिक फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी होगा। सिंप्लीफिकेशन जब भी रहेगा इस तरह का तो कोई भी न कोई अलजेब्रिक फॉर्मूला पे रहता है। तो इसके बराबर हम लोग जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अब बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये से ये खत्म हो जाएगा, तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का मान निकाल दीजिए। ये हमारा क्या होगा 5.624 और जोड़ 4.376, 6 4 10, 7 2 9 1 10, 6 3 9 1 10, 5 4 9 1 10, अर्थात ये हमारा मान 10 निकल के आया। ए फॉर अचीव योर गोल। चलिए चीजें आप समझ रहे होंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 रुपए की धनराशि 13,310 रुपए हो जाएगी। देखिए यहाँ पे ब्याज क्या दिया हुआ है, सीआई का क्वेश्चन है ये। ब्याज हमारा जो है 20% दिया हुआ है रेट, लेकिन हमारा ब्याज क्या है अर्धवार्षिक है। तो अर्धवार्षिक है तो हमारा रेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा 10% दर हो गया। और 10% का मतलब आप लोग समझते होंगे क्या है, 1/10, अर्थात 10 से हमारा धन क्या हो जाएगा 11/10। अब चलिए, अब हमारा क्या है यहाँ पे वास्तव में यहाँ राशि क्या है 10,000, 10,000 से 13,310 हो रहा है। तो 10,000 से ये राशि क्या हो रहा है 13,310 हो रहा है। ठीक है, तो 1 0 से हटा दीजिए। अब देखिए ये जो राशि बनेगा इसी के क्यूब और स्क्वायर में बनेगा, 10 और 11 के स्क्वायर या क्यूब में बनेगा। तो 10 का ये क्यूब देखिएगा तो ये 1,000 हो जाएगा, और ये 11 का क्यूब हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1331 हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पे कंपेरिजन कर लिए ये समय का, तो टाइम हमारे पास निकल के क्या आ गया 3 वर्ष। इसलिए इसका ऑप्शन जो जाएगा डी फॉर डाउट क्लियर। ऐसी चीजों को निकालने के लिए आपको स्क्वायरिंग और क्यूब याद रहना चाहिए, तभी आप जो है आसानी से बहुत जल्द कर सकते हैं। चलिए आगे के क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए ये भी सिंप्लीफिकेशन है, x माइनस 1/x बराबर 4 है तो x प्लस 1/x बराबर है। अगर ऐसा सिंप्लीफिकेशन आए माइनस में रहे, स्क्वायरिंग में यहाँ भी रह सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर इतना हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x। तो ऐसे सिंप्लीफिकेशन को ऐसा जब मान दिया हुआ रहे और इस तरह का मान निकालने के लिए कहे तो कुछ नहीं करना, इस 4 को पकड़िए, जो भी यहाँ मान दिया हुआ रहे इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए, और इसी को यहाँ पे साइन क्या है प्लस है तो प्लस कर दीजिए, और इस पे रूट अंडर कर दीजिए। ठीक है, करना कुछ नहीं, जो मान दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर दीजिए, और ये प्लस में खोजेगा तो प्लस कर देंगे, अगर माइनस में खोजता है तो माइनस कर देते। ठीक है, और इसको जो है यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं, माइनस अगर प्लस कर रहा है तो यहाँ जोड़ देंगे और इसी का रूट अंडर निकाल देंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा रूट अंडर 20। इसका जो मान निकालिएगा तो 2 रूट अंडर 5, अर्थात ये ऑप्शन आपका जाएगा बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। आप चीजें समझ रहे होंगे है ना। 20 का जो है क्या है वर्गमूल निकाल दीजिए, इसका 2 दूनी 4, अब 5 20, गुणनखंड कीजिएगा तो 1 2 हमारा बाहर आ जाएगा, और ये 5 का नहीं निकलेगा तो ये रूट के अंदर रहेगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा देने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। आरंभ में तीनों कक्षाओं में कुल कितने छात्र थे। चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है। 2:3:5 पहले था है ना, उसके बाद क्या हो जाता है 4:5:7 हो जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो है अनुपातिक योग पहले क्या था, 3 2 5 5 10 था, और बाद में अनुपातिक योग क्या हो गया 5 और 9 7 16 हो गया है ना। ये पहले 10 था और 16 हो गया, और छात्रों की संख्या क्या बढ़ा, तो हर कक्षा में 20-20 छात्र बढ़ा। ठीक है, अर्थात 60 छात्र हमारा बढ़ा। तो अनुपातिक 10 से 16 होना यानी कि 6 का बढ़ोतरी है ना, लेकिन वास्तव में 6 का अनुपात में 6 का बढ़ोतरी, लेकिन वास्तव में क्या 60 का बढ़ोतरी। ठीक है, तीनों कक्षा में 20-20 छात्र बढ़ रहे हैं, तो इस तरह से अनुपातिक में 6 बढ़ना लेकिन वास्तव में 60, इसलिए अनुपात 1 का मान यहां से निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब क्या पूछा जाए आरंभ में छात्रों की संख्या, तो गुने यहाँ 10 से कर देंगे तो हमारे पास आरंभ में 100 छात्र, और बाद में अगर पूछा जाए तो हमारे पास 10 से गुना तो 160 छात्र। यहाँ पे भी देख सकते हैं ये दोनों का डिफरेंट क्या आ जाएगा 60 छात्र का डिफरेंट आ गया। ठीक है, 60 छात्र का, तो 60 छात्र बढ़ा भी है, तो इस तरह से आरंभ में जो हमारा छात्र था 100 था। ऑप्शन बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए आगे चलते हैं। यदि 125 पर पावर x बराबर 3125 हो तो x का मान होगा। देखिए 125 है, ऐसा जब भी हिसाब रहे तो बेस को समान करने का कोशिश करते हैं हम लोग। 3125
ठीक है। अब क्या होगा, तो ये देखिए, ये 5 का क्यूब बन रहा है और पावर फिर x, तो ये भी 5 का, जो अंत में 5 है तो ये 5 के गुणनखंड में टूटेगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, अगर पूरा नहीं याद है तो क्या कर सकते हैं, तो 25 गुने 25, या फिर देखिए ऐसे कीजिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 5 से इसको भाग देते हैं, तो 5 से भाग दीजिएगा, 5 छक 30 है ना, और 5 दूना 10, और 2 बारह 25 25, 625 आ गया। तो 625 को हम लोग जानते हैं, क्या लिख सकते हैं, 25 का स्क्वायर गुने 25 का स्क्वायर है ना, 25 का स्क्वायर। और इसी को फिर आगे अगर बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 पर पावर 4 हो जाएगा, अर्थात 5 पर पावर 5 हो जाएगा। ये इस तरह से आप कर सकते हैं, है ना। अगर नहीं तो याद, अगर आपको अगर ढंग से याद हो तो यही इतना करने का जरूरत नहीं है, हम जो है यहीं पे कर सकते हैं क्या, ये 5 पर पावर 5 हो गया है ना, 5 पर पावर 5, ठीक है। और इस तरह से अब चीजें क्या हो जाएगा, हमारे पास ये पावर पावर है तो गुना में, तो ये गुना हो जाएगा है ना, और पावर 5, ये करने का हिसाब है ना। x टू द पावर m बराबर x टू द पावर n रहे तो बेस अगर समान हो जाए तो क्या होगा, जो है उसका पावर भी समान हो जाता है। तो 3x बराबर 5, इसलिए x का मान हमारे पास क्या निकल के आया, 5/3, अर्थात 5/3 ऑप्शन आपका जो जाएगा बी नंबर, बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए, चीजें समझ रहे होंगे, आगे चलते हैं हम लोग। ए क्यूब, ये देखिए ये भी क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के फॉर्मूला पे है, इस पे भी अगर ले जाएंगे तो ये हमारा हिसाब बनेगा, ठीक है। और नहीं तो यहाँ पे आसान है, चूंकि जीरो का गुना है तो जीरो का गुना करके भी आसानी से इसको ले जा सकते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू अगर निकालेंगे तो इस तरह से देखेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो जाता है, तो फिर जो है चीजें क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 3abc, है ना। तो ये चलिए, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ही देख लेते हैं। तो 50 का अगर घन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 पचे 25, पचे 25 से 125 पर कितना हो जाएगा, 3 जीरो, और ये चूंकि माइनस में है और घात क्या है, जो है विषम संख्या है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस में ही आएगा। तो माइनस में क्या आएगा, 3 तिया 9 तिया 27 पर 3 जीरो, है ना। और फिर ये भी माइनस में ही आएगा, चूंकि घात हमारा विषम संख्या है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 पर 3 जीरो, ठीक है। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, और ये इसमें 125 पर 3 जीरो, और ये जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 8 7 15, यानी कि 35 पर 3 जीरो, ठीक है। और ये घट जाएगा, तो अब घट करके ये क्या बचेगा, 9 3 12, 9 पर 4 जीरो, है ना। तो 9 पर 4 जीरो बचा, तो इस तरह से आपका ऑप्शन जो गया डी, डी फॉर डाउट क्लियर। चलिए, चीजें आप समझ रहे होंगे आसानी से, कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन था, ऐसे हम डायरेक्ट कर दिए, कहीं पे इसको फॉर्मूले पे ले नहीं गए। एक किसी वस्तु को बी को ए किसी वस्तु को बी को 10% के लाभ पर बेचता है, बी उस वस्तु को वापस ए को 10% के हानि पर बेच देता है, पूरे सौदे में क्या होता है, ए को 9 हानि हो 9 लाभ, ए को 11% का लाभ, ए को 20% का लाभ, बी को 20% की हानि। चलिए इसको देखते हैं। तो क्या है, ए जो है किसको बेच रहा है, ए जो है बेच रहा है बी को 10% लाभ पे, यानी ए अगर 100 रुपए में ये खरीदा था तो इसको 10% लाभ पे बेच दे रहा है, तो यानी 110 रुपए में ये बी को दे दे रहा है। अब क्या कहता है कि बी उस वस्तु को वापस ए को 10% के हानि पर बेच देता है। ऐसा होता है कभी जिंदगी में कि कोई भी चीजें आप लेते हैं किसी से, और जो है वो अच्छा नहीं लगा या काम अच्छा नहीं किया, तो ऐसा करो भाई हम जो नहीं रखेंगे तुम ही ले लो, ऐसा भी होता है। तो फिर वही चीज यहाँ पे हो रहा है, ए जो है बी को 10% लाभ पे बेच रहा है, तो 110 रुपया में बेचा, तो बी बोला कि अच्छा हमको ये नहीं है चीजें, आप जो है फिर तुम ही ले लो भाई, हम जो है कुछ ना कुछ कम पे तुमको दे देंगे। तो वही चीज कर रहा है, ए को 10% की हानि पे, बी जो है फिर क्या कर रहा है, 10% हानि के पर जो है इसको बेच दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो 110 का 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 11 रुपये हो जाएगा, है ना। अर्थात 11 रुपये कम करके इसको ये बेच दिया। 11 रुपये कम का मतलब 110 में से 11 घटा देंगे तो ये 99 रुपये में इसको फिर जो है किसको, ए को दे दिया। तो अब कहता है कि ये उस सौदे में क्या हो रहा है, ये आपको कंक्लूजन करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए जो है 100 रुपये की चीज को 110 रुपये में बेचा, तो यहाँ से 10 रुपया ये कमाया ए, ठीक है। और फिर 100 रुपये में अगर लेता तो बराबर हो जाता, लेकिन क्या कर रहा है, 100 रुपये से कम में ले रहा है, यानी 1 रुपया कम में यहाँ पे ले रहा है, तो 1 रुपया फिर यहाँ से भी ये ए कमा रहा है। तो टोटल इसका जो आमदनी हो रहा है, यानी लाभ जो हो रहा है ए का, क्या हो रहा है, 11 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 11 रुपये का लाभ कितना, 100 पे, इसलिए प्रतिशत लाभ, यानी 11% का लाभ जो है ए को हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ए को 11% का लाभ हो रहा है इस सौदे में।
चलिए ऑप्शन बी, वी फॉर बेस्ट ऑफ लक। रमेश अपनी आय का 20% बचत कर सकता है। 2 वर्ष बाद उसकी आय में 20% वृद्धि होने के बाद भी वह पहले जितने ही बचत करता है उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आय, खर्च और बचत से संबंधित क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो ऐसा हिसाब जब भी आए तो आप सबसे पहले आय, खर्च और प्लस बचत पे दिमाग लगाइए। तो आय बराबर क्या होता है ये आप लोग जानते हैं। आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत, और खर्च को ही हम लोग व्यय भी कहते हैं, ठीक है, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, ठीक है। अब चलिए आगे हिसाब पे चलते हैं। इसमें 2 स्टेटमेंट होता है, ऐसे हिसाब में 2 स्टेटमेंट होता है। तो पहला स्टेटमेंट को देखेंगे फिर बाद के स्टेटमेंट को देखेंगे हम लोग। तो रमेश अपनी आय का 20% बचत कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, 20% वो बचत करता है, ठीक है। 20% बचत करेगा, अगर उसका आय 100% हो तो क्या हो जाएगा, खर्च उसका क्या हो जाएगा, 80%, है ना। ये हमारा हो गया आय बराबर खर्च प्लस बचत। तो ये बचत अगर 20% किया, अगर आय हमारा 100 है तो इसका खर्च क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब क्या कहता है, 2 वर्ष बाद, चलिए ये चीजें 2 वर्ष हो या 5 वर्ष इससे कोई मतलब नहीं, आय में 20% की वृद्धि होने के बाद भी, तो आय में क्या है 20% की वृद्धि, तो आय में प्लस 20% की वृद्धि होने के बाद क्या कहता है, उसका खर्च जो बचत जो है पहले जितना ही है, यानी कि बचत में उसका कोई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं है, यानी 0% है। तो होगा क्या, तो इसके खर्च में जो है कह रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अगर बचत जो है वृद्धि नहीं हुआ, आय में बढ़ गया, तो सोचने वाली बात है कि बचत हमारा पहले के जैसा है और आय हमारा बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है, तो हम खर्च अधिक कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए स्वाभाविक बात है कि खर्च में उसका क्या है, बढ़ोतरी हो रहा है, और ये दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, हमारा आय हो जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या है, इतना कॉन्सेप्ट को लिखने के बाद यहाँ पे आपको इस दोनों में मल्टीप्लाई और इस दोनों में मल्टीप्लाई और इस दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे साइन के साथ। अगर यहाँ पे ध्यान रखिए कि खर्च अगर घटता और बचत बढ़ता तो साइन को प्लस माइनस के साथ लिखते, घटने का मतलब माइनस और बढ़ने का मतलब प्लस। तो यहाँ से गुना कर दीजिएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 पर 3 जीरो, और ये हमारा हो जाएगा 80x, और ये प्लस में क्या हो जाएगा, 20 को 0 से गुना करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा, ठीक है। यहीं पे हम लोग जो है गलती करते हैं, जिसके कारण जो है हिसाब गलत बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे 80x आ गया, तो इसलिए x का मान अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2000/80, अर्थात 1 0 0 खत्म हो गया, 8 दूना 16, 4 20, 8 बचे 40, यानी 25 8 200, यानी कि 25% का जो है हमारे पास क्या आ गया, जो है वृद्धि उसके खर्च में। ऑप्शन जो जाएगा हमारा ये सी होगा, बी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए ऑप्शन उलट पुलट लिखा हुआ है, जो भी है, तो ये हमारा 25% होगा, ठीक है। तो इस तरह से चीजें स्पष्ट हो गया होगा, उम्मीद है। चलिए आगे चलते हैं। क्रिकेट टीम की औसत आयु 27 वर्ष है। इनमें से 24 तथा 27 वर्ष आयु वाले 2 खिलाड़ियों के स्थान पर 23 तथा 28 वर्ष आयु वाले नए खिलाड़ी आ गए हैं। तो अब टीम की औसत आयु क्या है, ये एवरेज का हिसाब ये भी है। तो इसमें देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, क्रिकेट टीम की औसत आयु 27 वर्ष है और एक 24 वर्ष और 27 वर्ष वाला जा रहा है, ठीक है। तो 24 वर्ष एक क्या है, 24 वर्ष वाला जा रहा है और 27 वर्ष वाला जा रहा है, आ क्या रहा है 23 वर्ष, है ना, और एक 28 वर्ष, यानी कि इसमें दोनों का क्या है, +1 का है, और इसमें क्या है, -1 का है ना। तो ये क्या है, मतलब एक कम लेकर के आ रहा है, तो ये एक अधिक लेकर के जा रहा है। तो दोनों जगह से क्या हो जा रहा है, हमारा आयु जो है यहाँ पे देखिए प्लस माइनस कर करके 0 हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे जो है औसत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे समझे, एक 24 वर्ष का लड़का है और 27 वर्ष का लड़का है जा रहा है, और एक जो है 23 वर्ष का लड़का है और एक 28 वर्ष का लड़का आ रहा है। तो ये 24 वर्ष है, तो ये यानी कि ये बड़ा लड़का है, और उसके बदले अगर 23 वाला आ रहा है, ये कोई जरूरी नहीं है ना, 23 वाला आ रहा है, और 27 वाला जो है जा रहा है, तो उसके बदले 28 वाला आ रहा है। तो यानी कि इसके बदले 1 वर्ष वाला कम वाला आ रहा है, तो इसके बदले 1 वर्ष वाला अधिक वाला आ रहा है। तो चीजें हमारा जो है औसत में कोई डिफरेंट नहीं होगा। इस तरह से औसत अब जो है वही रहेगा। आप इसको करके भी देखेंगे तो चीजें वही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। किसी संख्या को 119 से भाग देने पर शेष 19 रहता है, यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष रहेगा। देखिए ऐसे कॉन्सेप्ट में हमेशा जो है ये ध्यान रखिए, जो लास्ट में भाग देने के लिए कहा जा रहा है और पहले में जो भाग देते हैं, पहले संख्या से किसी संख्या को 119 से भाग दिया जा रहा है और लास्ट में कि 17 से भाग देना है, तो क्या रहेगा, तो ये जो है हमेशा इससे डिविजेबल होगा,
यानी 17 से हमेशा 119 कटेगा। तो 17 सते 19 से 7 बार में पूरा पूरी कट रहा है, तो इसलिए 119 से भी जो संख्या कटेगी वो जो है 17 से भी कटेगी, है ना। तो 119 से भाग देने के बाद अब क्या शेष बता रहा है, 19 बचा रहा है। तो अब जो है सिर्फ हमको 19 में देखना है कि शेष कितना रहेगा। तो 17 से भाग अगर 19 में दे दिया जाए तो 17 एकम 17 और 2 19, यानी शेष हमारे पास 2 बच रहा है, यानी ऑप्शन इसका जाएगा डी। डी फॉर डाउट क्लियर। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। 30 संख्याओं का औसत 12 है, उनमें से प्रथम 20 का औसत, औसत यहाँ पे लिखाएगा, औसत 11 है तथा अगली 9 का 10 है, अंतिम संख्या होगी। 30 संख्याओं का औसत, तो 30 संख्या का औसत क्या है, 30 गुने 12, 12 तिया 36, 360, ठीक है। और कह रहा है उनमें से प्रथम 20 का औसत, तो प्रथम 20 का औसत निकाल दीजिए। तो प्रथम 20 का औसत क्या है, 11 है, तो 11 दूनी 22, 220। तो 0 के 0, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1, यानी कि 10 संख्या का जो है अब बच गया हमारे पास अंतिम, ये क्या है 10 संख्या का, अंतिम 10 संख्या का हमारे पास मान निकल के आया 140। अगली 9 का 10 है, तो अगली 9 का 10 में से 9 निकाल देंगे तो अंतिम संख्या बच जाएगा मेरे पास, तो है ना। तो अगली 9 का कितना है, 10 है, तो 9 दे है 90, अर्थात 140 में से 90 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 90 10 यानी कि 50, यानी हमारा जो है अंतिम संख्या क्या है, 50 है, ठीक है। तो अंतिम संख्या डी फॉर डाउट क्लियर 50।